ठीक ठाक हूँ। वेबसाइट है हमारी radio.gv.p के फेसबुक पर, और हमारा ऑफिशियल पेज FM 1 चैनल पाकिस्तान, और इसी तरह से सोशल मीडिया पे हमारे मकामी पेजेस हैं FM 1 हैदराबाद ऑफिशियल। इसी तरह से इसी सेम एड्रेस में ट्विटर पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। आज का एक ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ किया हुआ होता है, वो कामयाब लोग होते हैं। इसी तरह से दुनिया भर में आपने देखा होगा कि जितने भी लोग जिन्होंने मुसलसल जद्दोजहद की है, वो कहीं न कहीं किसी मंज़िल पर ज़रूर पहुँचे हैं। आमतौर पर लोग ख़्याल करते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की, हमें कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं करता। तो इसी सिलसिले में आज हमारा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सानिया बशीर साहिबा। और ये शुगर, जिसे हम आम तौर पर आम फ़हम ज़बान में कहते हैं, वैसे डायबिटीज़ भी कहते हैं इसको, तो उसकी ये माहिर हैं। और भी इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। ये सीईओ हैं और को-फाउंडर हैं डायबिटीज़ टेली केयर की। भी पूछेंगे इनसे क्या है ये। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हायर अचीवर हैं, अवार्ड होल्डर यूके की, सर्टिफाइड हैं, हेल्थ टेक एंटरप्रेन्योर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, ब्लॉगर भी हैं और क्लिनिकल रिसर्चर भी हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के हवाले से ये जो पूरी दुनिया में एक तस्वुर पाया जाता है कि ये एक ख़तरनाक बीमारी है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये जो है एक साइकिल है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये आजकल तमाम लोगों को किसी भी वजह से हो सकती है। ये करियर के थ्रू मतलब ये चलती है, और इसमें बस ये है कि आप दवाई खाते रहें और अपनी ज़िंदगी को मुतमईन करते रहें, तो इसमें होगा कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन वो फिट हैं। मसला ये होता है कि जब हम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, ये सबसे बड़ी वजह है। और बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा जान से भी चले जाते हैं जो अपनी केयर नहीं करते। तो हम वेलकम करेंगे डॉक्टर सानिया बशीर को कि वो आप आएँ FM 1 हैदराबाद पे। आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि मुझे आप लोगों ने यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि यहाँ सबसे पहले तो मैं हैदराबाद वालों की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे वेलकम किया। और यहाँ एक बड़ा शॉर्ट टाइम हुआ कि हैदराबाद में भी अपने इस काम को लेके आगे बढ़े हैं। कराची और डिजिटलाइजेशन के साथ तो मेरा रिश्ता हमेशा से जुड़ा हुआ है, लेकिन हैदराबाद में बहुत कम अरसा हुआ कि इस चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो थैंक यू सो मच कि मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया यहाँ पर और मौका दिया कि मैं इस बीमारी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं हम, उसमें हम अपने नाजरीन को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को कुछ मालूमात दे सकें। थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब सवाल कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि कल से हो सकता है कि पहला रोज़ा हो। ऐसे आम फ़हम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो रोज़ा उनको रखना नहीं चाहिए, और बड़े परेशान होते हैं कि क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि मतलब डायबिटीज़ जिसको हो वो क्या रोज़ा रख सकता है? बिल्कुल, तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को रोज़ा रखना है या नहीं रखना, इसका फ़ैसला यूजुअली देखें, अभी तो हम बहुत रमज़ान के बिल्कुल कोने पे आके खड़े हो गए हैं कि अब एक आध दिन में इंशाल्लाह हम रमज़ान में एंटर हो जाएंगे। अमूमी तौर पे हर ज़ियाबतीस के मरीज़ को रमज़ान से कम 6 से 8 हफ्ते पहले अपने माहिरीन से, अपने डॉक्टर से अच्छा। रुजू कर लेना चाहिए, क्योंकि हर ज़ियाबतीस का मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता, उसका फ़ैसला उनकी अपनी ज़ियाबतीस पे होता है। लेकिन जैसे आपने ज़िक्र किया कि हर इंसान ये सोचता है कि अब तो ज़ियाबतीस है, शुगर है, तो मैं रोज़ा तो नहीं रख सकता, तो ऐसा नहीं है। हम जब 6 और 8 हफ्ते पहले हमारे पास जब शुगर का पेशेंट आता है, तो उनको हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ट्रैफ़िक के 3 सिग्नल। तो एक हमारे पास रेड ज़ोन हो जाता है, एक हमारे पास येलो ज़ोन होता है और एक हमारे पास ग्रीन ज़ोन होता है। तो हम एक डिटेल कंसल्टेशन करके उनको कैटेगराइज़ करते हैं और उनको बताते हैं कि या तो आपके लिए रोज़ा बिल्कुल भी सही नहीं है, या आप रख तो सकते हैं लेकिन कुछ हिदायत के साथ रखेंगे, या फिर एक वो कैटेगरी भी होती है जो बिल्कुल सेफ ज़ोन में होती है और बड़े महफूज तरीके से रोज़ा रख सकते हैं। राइट, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक सवाल इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे हमारे हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि उनको डायबिटिक हो गई है। तो क्या करना चाहिए ऐसे तमाम लोगों के को उनको पता चल जाए, तो वो अपनी सेहत को बचा सकें? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बड़ा अलमिया है कि अक्सर जगहों पे जब हम कैंप्स करते हैं
स्क्रीनिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग सामने आते हैं जिनको पता ही नहीं होता और उनकी उस दिन अचानक से डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है, अगर आपके पास थोड़ा-सा वक़्त इजाज़त दे, तो मैं थोड़ा-सा इस सवाल का जवाब तफ़सीलन देना चाहूँगी कि जी, जी, जी। ज़ियाबतीज़ बेसिकली है क्या? जी, जी। ज़ियाबतीज़ बेसिकली शुगर के बढ़ जाने का नाम है और शुगर जब जिस्मानी लेवल जो इसके इतने बढ़ जाते हैं, तो वो पूरे जिस्म को मुतासिर करता है, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक मुतासिर करने वाली ये बीमारी है। अब इसका पता कैसे चलता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़ियाबतीज़ की कुछ किस्में समझी जाएँ। मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं जिसमें आम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के नाम से जानते हैं। टाइप 1 जो है वो एक ऐसी डायबिटीज़ है जिससे बचा नहीं जा सकता, जो जेनेटिक यूजुअली जेनेटिक होती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं लेकिन इसकी कोई प्रिवेंशन नहीं है और अमूमी तौर पे ये छोटे बच्चों में या टीन एज ग्रुप में सामने आती है और इसका इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन होता है। दूसरी टाइप की जो डायबिटीज़ है, जो कि अब जिसके इंसिडेंस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं और 90% केसेस जो इस दुनिया में हैं वो टाइप 2 के केसेस हैं, जो कि अमूमी तौर पे इसका पता कैसे चलता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो अगर तो आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आपके ख़ानदान में किसी को शुगर मौजूद है, ख़ानदान से मुराद खूनी रिश्तेदारों में शुगर मौजूद है, अगर तो आप ख़वातीन हैं, उन ख़वातीन की कैटेगरी में हैं जिनको हमल के दौरान शुगर हुई हो, हुँ। या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स का शिकार रही हो, या फिर अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहता हो, या फिर आप ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करती हो जिसमें स्टीरॉयड शामिल है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म विदाउट किसी से कंसल्ट किए, तो ये तमाम वजूहात हैं जिनसे शुगर हो सकती है। तो अगर तो आप इस कैटेगरी में शामिल हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम साल में एक दफ़ा अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और अगर आप कुछ भी नहीं है और सिर्फ आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो मोटापे के लिए भी आपको ज़रूरी है कि कम से कम साल में एक दफ़ा आप अपना HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवाएं। चलिए अच्छी बहुत अच्छी आपने मालूमात दी है। आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग जो है वो HbA1c नहीं करवाते, वैसे ही डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं जैसे आमतौर पर बिल्कुल। दिखाते हैं। उससे मतलब डायग्नोस हो जाती है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। अक्सर हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं कि डॉक्टर साहबा पता नहीं दादा को शुगर चेक कर रहे थे, अपनी शुगर चेक की है तो इस वक्त 200 आई है, तो क्या मुझे शुगर हो गई है? ये सवाल बड़ा है ना, और इसी सवाल से रिलेट करते हैं कि क्या सिर्फ घर में शुगर चेक कर लेना शुगर की तशखीस का बायस होता है या नहीं। तो नहीं, हमेशा अगर आपकी शुगर किसी भी टाइम पे ज़्यादा आती है, ज़्यादा क्या है वो भी मैं वैल्यू बताऊंगी अभी बाद में, तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा आ रही है तो आपने दूसरे दिन सेम टाइम पे दोबारा अपनी शुगर उसी तरीके से चेक करनी है। अगर तो 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स आ रही हैं और सेम कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो फिर आपको लाज़मी तौर पे HbA1c करवाना है, क्योंकि यही आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ शुगर चेक घर में कर लें और आप बता दें कि आप डायबिटिक हैं। तो HbA1c बेसिकली आपको ये बताती है कि आपकी शुगर हुई कब थी। पिछले 3 महीने से आप कैसा शुगर का स्टेटस देख रहे हैं, क्या अचानक हुई है या पहले से ही शुगर बढ़ी है? तो HbA1c तो ज़रूरी है। अच्छा, आमतौर पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि वो कोई भी टेस्ट नहीं करवाते, ना किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उनके लिए क्या मशवरा है कि मतलब ये कैसे माशरे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उनको समझाएँ? क्या ऐसी जैसे कि आप माशाल्लाह जो है वो नेट पर आप करती हैं, तो लोग का फीडबैक मिलता है? बिल्कुल। बिल्कुल, ये एजुकेशन जो है वो इसका सिलसिला शुरू होता है बहुत यंग एज से ही शुरू हो जाता है और हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों तक को भी जो है, ऑल्दो हम बच्चों को ये तो नहीं कहते कि उनके खून के टेस्ट करवाएं, लेकिन इनिशियल एज में हमारी वेट असेसमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप किसी भी एज में फॉल कर रहे हैं तो आपका वज़न जो है वो आपकी वेट, आपकी एज और हाइट के हिसाब से बराबर है या नहीं है, जिसे हम अमूमी तौर पे BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई भी टेस्ट ना करवाया जाए, तो क्या ये भी सही है? तो देखिए, अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले ज़िक्र किया था, तो अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है तो आपने लाज़िमन करवाना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल वेट भी सही है और कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, ख़ानदान में दूर-दूर तक डायबिटीज़ नहीं है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके से ज़ियाबतीज़ की शरह में इज़ाफ़ा हो रहा है, ख़ानदान में, खूनी रिश्तेदारों में कहीं न कहीं कोई डायबिटिक पेशेंट होता जी, ज़रूर है। सही। तो स्क्रीनिंग ज़रूरी है और स्क्रीनिंग में ये है कि कम से कम आप, अगर आप एनुअली आप देखते रहते हैं और आपकी शुगर सही है, तो फिर आपके पास मार्जिन है कि आप 3 साल में एक दफ़ा भी अपना HbA1c का टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन करवाना ज़रूरी है, अपनी सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएँ कि जैसे कि पूरी दुनिया में ये शुगर मेरे ख़्याल से इसका सिलसिला है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ज़्यादा है या दुनिया के किसी और मुल्क में इसका रेशियो ज़्यादा है? अगर ऐसा है,
तो हमारे लोगों को अब करना क्या चाहिए इसके लिए? मतलब ये कि हमारी जो सेहत की वजारत है वो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आमतौर पर जो मकामी डॉक्टर्स हैं उनको उनको कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे पास करंट स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं उसमें पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप नंबर पे है शुगर की शरह में, ओ, और सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। टोटल पॉपुलेशन का 33%, 33% पॉपुलेशन इस वक्त पाकिस्तान में डायबिटिक है। और सबसे ज़्यादा अलमिया ये है कि एवरी फोर्थ पर्सन इज़ डायबिटिक इन पाकिस्तान। ये चीज़ जो है वो मार्क कर दी गई है। सवाल ये है कि करना क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। जी, जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो मेडिकल प्रैक्टिस का जो रुझान है, हमारे पास जो शायद वसाइल की भी कमी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें मैं किसी एक को तो कल्प्रिट नहीं कहूँगी। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास शुगर के कैंप्स हर दूसरी जगह पे लगे हुए होते हैं। हर हॉस्पिटल में आप जाके बिल्कुल। देखें, बाहर लिखा हुआ होता है कि यहाँ शुगर का फ्री इलाज किया जाता है, फ्री टेस्ट किया जाता है। इसके बावजूद भी अगर हम शुगर पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो कहीं तो हमारा फॉल्ट है। तो देखें, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि हम एक इदारा भी चला रहे हैं, तो हमारा फोकस ये होता है कि शुगर के मरीज़ों को जो ज़रूरत है वो है कंटिन्यूस एजुकेशन की। मुसलसल उनको आगाही की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि अपनी डायबिटीज़ को समझो। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि रिश्ते में, ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ हुई, उसको जो गोलियाँ दी गई हम खुद भी वही शुरू कर वही देते हैं शुरू कर देते कि हैं। भाई उसको भी यही था, मुझे भी मुझे भी यही यही था। सही। बट नेवर एवर कंपेयर योर डायबिटीज़ विद एनीवन, यानी कि आपकी शुगर का मुकाबला किसी दूसरे से हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने जब हर इंसान का फिंगरप्रिंट भी अलग बनाया है, जेनेटिक मेकअप अलग बनाया है, तो उसको सही। सेम दवा सेम तरीके से नहीं दी नहीं। जा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं दी जा सकती, लेकिन हर चीज़ का एक पैटर्न होता है और वो जजमेंट आप खुद नहीं कर सकते। आपका मौलिद जो है वो जज करेगा। और चौथी चीज़ ये है कि सर, वसाइल की कमी की वजह से जो डायबिटीज़ की शरह में इजाफा है वो ये है कि पेशेंट और डॉक्टर का कम्युनिकेशन गैप है। एक कंसल्टेंट जो कि अपनी फील्ड का माहिर है, डॉक्टर है, उसके साथ पेशेंट का राब्ता बहुत मुश्किल कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर लंबा कर दिया गया है। तवील मुसाफत तय। अच्छा, फिर हमारे पास छोटे शहरों में वसाइल नहीं है, नहीं। हमारे छोटे शहरों में बड़े डॉक्टरों की कमी है। एक तवील मुसाफत तय करके एक पेशेंट वहाँ जाने के लिए इतना कतराता है, और फिर पेट्रोल का खर्चा, फिर तमाम वसाइल की कमी की वजह से आज शुगर जिस लेवल पे बढ़ रही है वो सिर्फ शुगर के टेस्ट करने से और 4 दवाइयाँ लिखने से नहीं हासिल होगा। तो हमें प्रॉपर केयर करनी होगी और उनको समझाना होगा। तो यही मेरी तो रिक्वेस्ट है, अगर इस प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ कहीं पहुंचती है तो इस वक्त ज़रूरत है मुसलसल आगाही की। हम कैंप में खड़े होकर कह देते हैं कि शुगर बड़ी बुरी बीमारी है, इससे बचें, इससे बचें, इससे बचें, बट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? कोई भी नहीं करता इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है, हमारा फोकस ही यही है कि हम जो है वो काम ही यही कर रहे हैं कि हमें इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है। राइट, बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बात की है कि आपने कि मुसलसल इसमें निगरानी करनी होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 3-3, 4-4, 5-5 साल से जिन्हें मालूम नहीं है। अब अगर उनका टेस्ट कराया जाए, उनका इलाज शुरू किया जाए, तो क्या वो नॉर्मल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है, इसमें फैक्टर्स हैं कि पेशेंट नॉर्मल हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि डायबिटीज़ जो है वो क्या परमानेंट डिजीज़ है या टेम्परेरी है, या जब पता चल जाए उसका इलाज। तो डायबिटीज़ एक परमानेंट डिजीज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि आज डायबिटिक है या 4 साल पहले वो डायबिटिक था, अब नॉन डायबिटिक है। डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल है। रिवर्स हो जाती है, कंट्रोल होकर रिवर्स हो जाती है, लेकिन उन शराइत के तहत कि जो कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को गाइड करते हैं। सही। तो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। फिर आपने कहा कि अगर 4-5 साल से है और अभी पता चले तो क्या इलाज हो सकता है? तो अगेन डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस एज फैक्टर में बिलोंग करता है, उसके एसोसिएटेड पैरामीटर्स क्या हैं, उसके सोचने का लेवल क्या है, उसके उसकी फ़िज़िकल और मेंटल दोनों चीज़ों की हम हेल्थ को चेक करके फिर फैसला करते हैं कि अब हमें उनके साथ क्या करना है। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लाइलाज बीमारी नहीं है डायबिटीज़। ये सबसे अच्छी आपने बात बताई। आमतौर पर लोग बड़े परेशान हैं। एक हमारे दोस्त हैं, अभी उनका जो है अंगूठे में ज़ख्म हो गया, वो सही नहीं हो रहा है। तो उनको ये बताया गया है कि ये थोड़ा-सा कटेगा। तो ये चीज़ कब आती है? देखिए, अगर तो डायबिटीज़ डायग्नोस, देखिए ये सबसे जो रोल है ना वो हमारे पास, चूँकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रही हूँ कि यहाँ की आवाज़ जो है वो मेरे ख्याल में कोसों मील दूर जाती है। तो सबसे पहला जो रोल होता है वो आपके प्राइमरी केयर फिजिशियंस का होता है। उस लेवल पे आके अगर पेशेंट को ये बता दिया जाए कि आप डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या आप खतरे की तरफ जा रहे हैं, वहीं अगर हमने डायबिटीज़ को रोक लिया
तो डायबिटीज़ का पेशेंट कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएगा। तो जैसे आपने ज़िक्र किया कि पाँव में ज़ख़म, नाखून में ज़ख़म, तो ये उस वजह से होता है कि इसकी शुगर को कंट्रोल ही नहीं किया गया, वो शुगर कभी नीचे आई ही नहीं। तो मुसलसल जब जिस्म में शुगर बढ़ी रहे तो वो जहर बन जाती है, और वो अच्छा। जहर जो है वो किसी भी सूरत में सामने आती है, कहीं गुर्दों की बीमारी की सूरत में, कहीं अचानक एक बंदा रात को सोया, सुबह उठ ना सका, बढ़ती हुई शुगर ने उसके दिल को मुतासिर किया, दिल का दौरा पड़ गया, पता ही नहीं चला। अक्सर हम सुनते हैं कि पता नहीं बिल्कुल ठीक ठाक था, रात को सोया, सुबह उठ ही ना सका, दिल का दौरा पड़ गया रात में। तो हार्ट साइलेंट डिजीज़ है, हार्ट अटैक हो जाते हैं कहीं गुर्दों की बीमारी की सूरत में, कहीं अचानक बेहोशी की सूरत में, कहीं कोमा में जाने की सूरत में, और कहीं जैसे आपने जिक्र किया कि जल्द पे ज़ख़म बन गया, क्योंकि शुगर के पेशेंट में हसासियत ख़त्म हो जाती है, उनको चुभन का एहसास नहीं होता, उनको ज़ख़म पता ही नहीं चलता। अच्छा, हमें कोई चोट लगती है तो हम बड़ा देख रहे होते हैं, तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। शुगर के पेशेंट को ये तकलीफ़ महसूस ही नहीं होती, और जब महसूस नहीं होती है तो डेफिनेटली पैरों में ज़ख़म हो जाता है। इसीलिए इस सवाल के तहत मैं अपने तमाम सुनने वालों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी शुगर का पेशेंट है, तो अपने पैरों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, क्योंकि हम जिस्मानी तौर पे तो आईना देख लेते हैं, हाथ भी नज़र आते हैं, लेकिन पैर वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है। तो रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने पैरों का डिटेल मुआयना करें, शीशा रख के अपने पाँव के तलवों को देखें कि कोई ज़ख़म, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बंद जूते पहनने की वजह से या मुसलसल मोज़े पहनने की वजह से कोई पसीना आ गया। तो पाँव को अच्छे से वॉश करें, खुश्क तौलिया लेके उसको साफ़ करें, ख़ास तौर पे जो उँगलियों की ये वाली चीज़ें होती हैं, जो बीच में अच्छा। जगहें हैं, वहाँ पर अच्छे से क्लीन करें, ताकि कोई भी जरासीम जो है वो वहाँ पर अपनी जगह ना बना सके। और एक बात और कि अपने पैरों की हिफाजत अपने चेहरे से ज़्यादा करनी है। देखें, ये कितनी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि अपने पैरों की हिफाजत चेहरे से ज़्यादा करनी है। आमतौर पर लोग चेहरे पे ज़्यादा फोकस रखते हैं और अपने पैरों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था बड़ी तकलीफ़ में है वो, और डॉक्टर्स ने उनको ये तजवीज़ किया है कि आपकी हड्डी जो गलना शुरू हो गई है, क्या इसमें हड्डी गल जाती है? जी बिल्कुल। जब जिल्द पे ज़ख़्म होता है तो देखिए हमारी जो जिल्द है ना, उसकी बहुत सारी तय हैं, लेयर्स हैं, और वो लेयर्स जब पूरी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर नीचे पट्टा आता है, जिसे हम मसल कहते हैं, और फिर जब मसल पे भी वो क्रॉस कर जाती है तो फिर वो नीचे बोन पे इन्वॉल्व करती है। तो ज़ाहिर है अगर उसने उस दौरान ज़रा सा ज़ख़्म को भी तवज्जो नहीं दी तो ये ज़ख़्म बढ़ता चला जाएगा, और शुगर जो है वो चूँकि बढ़ी हुई है, शुगर बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, फिर एक पूरा साइकिल है कि अगर शुगर बढ़ी हुई थी तो ये ज़ख़्म हो गया, अब जब तक ये ज़ख़्म रहेगा शुगर कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि वो ज़ख़्म शुगर को कंट्रोल नहीं होने देगा। तो इतना ज़्यादा वो डीप इन्फेक्शन हो जाता है कि वो पूरी लेयर्स को क्रॉस करते हुए आखिरी लेयर, दैट इज़ द बोन, और वो हड्डी को भी इन्वॉल्व करता है। और फिर ऐसी सूरत में इसका कटाना, एम्पुटेशन इसका वाहिद हल है। यहाँ भी अगर कोई पेशेंट अगर इससे सफ़र करके भी अपनी आप को एम्पुटेशन से बचाता है तो फिर दूसरी उंगलियाँ मुतासर होती हैं, और फिर पैर कट जाना, और अगर पैर को भी ना बचाया तो टांग कट जाने तक की नौबत आ जाती है। अच्छा, इसको फिर अलार्मिंग सिचुएशन कहेंगे कि अगर किसी को ये हो गया तो उसको फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर्स की बिल्कुल एडवाइस पे जो है वो अमल करके अपने पैरों को ठीक कर लेना चाहिए। ऐसा ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तवज्जो नहीं देते कि चलो कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं है, सही हो जाएगा। ऐसे सही होता नहीं है। अच्छा, आमतौर पर हमें जो शुगर वाले हैं उनको ग़िज़ा क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? बहुत परेशानी है वो, क्योंकि क्या खाया जाए? गंदुम में भी शक्कर है, चावल में भी शक्कर है, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसमें भी शक्कर है। तो ऐसा क्या खाया जाए कि जो उनकी हेल्थ भी सही रहे और शुगर भी ठीक रहे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब डाइट प्लान बता दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताती चलूँ कि कुछ चीज़ें तो देखिए जनरल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं जो कि सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं, जिसे हम कहते हैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान। तो एक जनरल बात मैं अगर कहूँ कि क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि भाई हर चीज़ में शुगर मौजूद है, तो मैं एक बात बताती चलूँ कि शुगर 2 किस्म की होती है। एक अच्छी अच्छा। शुगर और एक बुरी शुगर। अब भला ये अच्छी शुगर और बुरी शुगर क्या होती है, तो जी, डॉक्टर जी। साहबा ने कोई नई बात बता दी आज पहली दफ़ा। तो ये सवाल जो है ये हम बात है। मेडिकल मेडिकल टर्म्स में उसे कहते हैं सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब। यानी कि ऐसी कुदरती अशिया जिनके अंदर फाइबर मौजूद है, रेशा मौजूद है, तो वो आइटम जो है वो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, यानी कि ये अच्छे कार्ब्स हैं, अच्छी शुगर वाली चीज़ें हैं। अच्छा। और जो सिंपल वाली होती हैं जिसे हम बुरी शुगर कहते हैं, उसके अंदर फाइबर मौजूद नहीं होता। कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास बुरी में आती हैं, जिसमें आपके पास सिंपल चीनी, जिन्हें हम चाय हुँ। में मिला के पी रहे हैं, सफ़ेद चीनी, ये है सिंपल, इसके अंदर कोई फाइबर नहीं है।
दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि शहद का इस्तेमाल हो गया या फिर आपके पास गुड़ का इस्तेमाल हो गया। ये सब सिंपल है, इसके अंदर खालिस चीनी है, जिस्म में जाती है शुगर बनती है, जिस्म में जाती है शुगर बनती है। इसके अलावा फलों का जूस, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल। एक कोल्ड ड्रिंक का आपको मैं बताऊं कि अगर एक जो हम 500 ml का कैन पीते हैं उसके अंदर 8 चम्मच चीनी मौजूद होती है, कोई फाइबर नहीं है। तो ये तो वो ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल सख्ती से मना होता है। और एक सबसे जो खतरनाक चीज़ है, जो अब कल से रमज़ान शुरू है, रोज़े शुरू हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है मैदा। मैदे का आटा, जिसे सफ़ेद आटा, रिफाइंड फ्लावर के नाम से हम जानते हैं, ऑल पर्पस फ्लावर जो भी कह लें, इसके अंदर बेइंतहा चीनी मौजूद होती है। अब अच्छी चीनी क्या है? हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने जिस शक्ल में उतारी है। गंदुम अल्लाह ने बनाई है, गंदुम बेहतरीन है, गंदुम से कुछ नहीं होता। अच्छा। गंदुम जितनी रिफाइंड होती चली जाएगी उतनी नुकसान करती चली जाएगी। अच्छा, तो अच्छा। हम कहते हैं कि अध किचरा गंदुम, अध किचरा गंदुम यानी कि होल व्हीट। सही। ऐसा आटा जिसके अंदर भूसा मौजूद हो, गंदुम का छिलका मौजूद हो, वो आटा खाया जा सकता है। सही। दूसरी बात, फल, अल्लाह ने फल उतारे हैं, फलों का जूस हमने बनाया है, ठीक है? तो हुँ। फल के अंदर बेइंतहा रेशा है और ये बेहतरीन कार्ब की सूरत है। इसके बाद हमारे पास है दूध है, दही है, इनके अंदर का शुगर के साथ साथ प्रोटीन भी है, इसके अंदर विटामिन्स भी हैं। तो ये वो कुदरती चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल शुगर के पेशेंट को करना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें कि हर चीज़ की एतदाल पसंदी शर्त है। आज मेरा प्रोग्राम सुन के ऐसा ना हो कि लोग 4-4 रोटियां तोड़ना शुरू हो जाएंगे, हम तो चक्की का ही आटा खाते हैं। डॉक्टर साहिबा ने कहा था गंदम का आटा बड़ा अच्छा है। गंदम का आटा अच्छा है, रेशे वाला खाना है, भूसे वाला खाना है, एक रोटी से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं खाना है। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल है। अगर आप बहुत भागते हैं, बहुत दौड़ते हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छी करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी डाइट अच्छी हो, हम डाइट को बढ़ा दें। तो ये टोटली जो है ना डॉक्टर से रुजू करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि आप इस पेशेंट को क्या दें। अच्छा, अच्छा। ये आपने यकीन करें कि बहुत बड़ा तफ़सीली जो है वो पूरा एक बता दिया है, तमाम सवालों के जवाब इसमें आ गए हैं। अब आम तौर पर ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार हम किस डॉक्टर को दिखाएँ? आपको पता है डायबिटीज़ की तो आपको पता है लाइन लगी हुई है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक आम आदमी अगर उसको वो परेशान हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको यूरिन उसका ज़्यादा आ रहा है, ब्लड प्रेशर भी है, अगर वो ये टेस्ट कराए तो वो ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं, किसके पास स्पेशल के पास जाना चाहिए या कोई ऐसे लोग हैं उनके पास जाना चाहिए? तो थोड़ा-सा एक मशवरा दे दें कि किसके पास जाएँ? जी, ये बड़ा अच्छा ही सवाल है क्योंकि हमारे पास सबसे पहले लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जाएँ। हमें ये चीज़ हो रही है तो हम किसके पास जाएँ? तो देखिए, शुगर का इलाज जो है वैसे तो हर डॉक्टर ही कर रहा होता है, क्योंकि 4 दवाइयाँ लिखना किसी भी डॉक्टर के लिए मुश्किल काम नहीं मुश्किल है। है, सही। तो वैसे शुगर का इलाज कराने के लिए आपके पास 2 फ़ील्ड होती है। एक तो ये कि आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और आप जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएँ, क्योंकि शुगर जो है वो एक गुदूद की बीमारी है, यानी कि पैंक्रियाज़ की बीमारी है। तो हुँ। उसका इलाज करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं, वैसे तो मेडिसिन के डॉक्टर हमारे फिजिशियंस जितने भी हैं रिस्पेक्टेबल हैं, सब शुगर का इलाज करते हैं, लेकिन जो स्पेशलिटी है वो डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की है। अच्छा, ये आपने 2 चीज़ बताई है, डायबिटोलॉजिस्ट, इसमें क्या फ़र्क है? ये एक ही चीज़ है या ये नाम अलग है? दोबारा देखिए, बता पहले दीजिए। जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ही फील्ड होती थी। एंडोक्राइन बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे जिस्म में जितने भी गुदूद हैं, जिसमें दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाए या थायरॉइड ग्लैंड हो जाए या आपके जो है वो पेंक्रियाज हो जाए, तो जितने भी ग्लैंड्स आते हैं उन ग्लैंड्स का इलाज करने वाले डॉक्टर जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में तो अभी भी ये रुझान कम है, लेकिन इंटरनेशनली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में से अब डायबिटीज़ को अलग करके एक प्रॉपर फील्ड बना दी गई है, जिसमें मैंने खुद स्पेशलाइजेशन की है। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन डायबिटीज़ में की है। अच्छा, तो अच्छा। डायबिटीज़ को एक एंटिटी इसलिए बना दिया गया है कि इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीज़। उम्मुल अमराज कहा जाता है डायबिटीज़ को, कि ये एक सेपरेट एंटिटी है और पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। तो डायबिटीज़ एक अलग फील्ड है, लेकिन एंडोक्राइन वाले भी आपका डायबिटीज़ का इलाज करते हैं क्योंकि उनकी भी एंटिटी में शामिल है। लेकिन चूंकि डायबिटीज़ अब एक सेपरेट बना दी गई है, तो डायबिटोलॉजिस्ट आई थिंक उसको प्रॉपर केयर दे सकते हैं। बहुत अच्छा वाज़ेह तौर पर आपने अलग-अलग बता दिया कि ये है क्या और क्या करना चाहिए। चलिए सवाल ये है कि अब जो आम तौर पे लोग टेस्ट करवाते हैं वो 120 है, उससे आगे जब जाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल शुगर क्या है? ये थोड़ा-सा आप जो है ना तफ़सील से बताएँ।
देखिए, शुगर के जो टेस्ट किए जाते हैं वो 3 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक होती है निहार मुँह की शुगर, एक होती है कि आपने खाने के 2 घंटे के बाद कर ली, जिसे हम अमूमी तौर पे रैंडम शुगर कहते हैं, और एक तीसरा होता है ब्लड टेस्ट, जिसे हम HbA1c कहते हैं। HbA1c तो यूजुअली आपकी 3 मंथ्स की एनालिसिस कर रहा होता है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 5.7 से अगर नीचे आती है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.5 तक आती है तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, और 6.5 से ऊपर आ रही है तो आप डायबिटिक हैं। अच्छा, इसमें तो लोग कंसर्न भी नहीं करते कि लैब की वैल्यूज़ मैच कर लेते हैं कि हम किस कैटेगरी में। जो खुसूसी बात है वो है निहार मुँह की शुगर और रैंडम शुगर। निहार मुँह यानी कि 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, जिसमें सिप ऑफ वाटर अलाउ होता है, खाना नहीं खाना होता उसमें। उसकी शुगर अगर आपकी 100 से नीचे आ रही है तो आप नॉर्मल हैं। 100 से लेकर अगर आपकी 125 तक आती है तो आप प्री डायबिटीज़, यानी कि आप पुल के ना इस पार है ना उस पार है, बीच में खड़े हुए हैं, और इसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। और 125 से ऊपर चली जाती है तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ है। इसी तरीके से खाने के बाद वाली शुगर या दिन के किसी भी हिस्से में कर ली जाए तो वो शुगर 140 से अगर नीचे है तो नॉर्मल है, 140 से 199 है तो प्री डायबिटीज़ है, और 200 से ऊपर है तो ये डायबिटीज़ है। लेकिन डायग्नोसिस हमेशा 2 रीडिंग्स के साथ HbA1c का टेस्ट करा के। अच्छा, मतलब ये कि HbA1c ये सारी चीज़ें बता देगी, या ये वाली जो चीज़ आप बता रही हैं? नहीं, मतलब है कि जिस HbA1c इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल। देखिए, हर टेस्ट का कोई ना कोई डायग्नोसिस होती है। आपको बुखार हो रहा है, आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं, फिर आखिर में हमें होता है कि हम कल्चर करवा लें ताकि हमें डायग्नोस हो जाए। इसी तरीके से हर बीमारी का एक डायग्नोस्टिक टूल होता है। तो HbA1c हमें फाइनल डायग्नोसिस देती है कि अब हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है और किस स्टेज पे करनी है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। एक मैसेज ले लेते हैं जनाब। आबिद भाई हमें सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त मालूमात हुई है, और ग़िज़ा से मुतल्लिक इससे पहले मैंने मतलब इतनी मालूमात मुझे नहीं मिली, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डॉक्टर साहब को सलाम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी ग़िज़ा के हवाले से दी, क्योंकि ये जो गंदम का जो तस्वुर था ना, ये बहुत सारे लोगों को कम पता था, वो तो नहीं खाते थे। लेकिन आमतौर पर डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि जो गंदम है इसमें जो भी मिला लें, बेसिन भी मिला लें, तो इससे कोई फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारी हैं और जिस शक्ल में उतारी हैं, अब अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज में हमारे पास गंदम है, हमारे पास बाजरा है, जौ है, ये तमाम चीज़ें बेहतर हैं अगर हम उसको होल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं आम ज़बान में कहूँ तो अधकिचरा, यानी कि कुटावा। कुटावा जो होता है, यानी कि पूरा वो रिफाइंड नहीं है। अमूमी तौर पे हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो हमें फ्लावर्स मिल रहे होते हैं, आटे की बहुत सारी वैरायटी होती है, रिफाइंड फ्लावर है, ये नॉन रिफाइंड है। तो अगर आप मुख्तलिफ के आटे को मिला के इस्तेमाल करें, इस तरह के आटे को हम कहते हैं मल्टीग्रेन आटा। ये मल्टीग्रेन फ्लावर शुगर के पेशेंट के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगेन मैं बार बार इसी बात को फोकस करती हूँ कि अगर मैं किसी भी चीज़ को कह रही हूँ कि बेहतरीन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी क्वांटिटी को इजाफा करें। अच्छा। क्वांटिटी आपने लिमिटेड ही खानी है, और किसने कितनी खानी है ये हम यूजुअली कंसल्टेशन करते हैं। और मैं थोड़ा सा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताती चलूँ कि हमारा जो पर्पज़ है, बेसिकली हमारे पास जो भी पेशेंट आता है XYZ, हम कोशिश करते हैं कि उसको जिस तरीके से आज मैं यहाँ बैठ के गाइड कर रही हूँ, तो 45 टू 60 मिनट्स हम एक पेशेंट को डिटेल गाइड करते हैं अच्छा। कि वो जब तक उसको ये ना समझ में आ जाए कि मुझे आखिर ये हुआ क्यों और मुझे आने वाली ज़िंदगी में मैंने करना क्या है, वो पेशेंट मेरी सीट से नहीं उठता। चाहे मैं उसको ऑनलाइन देख रही हूँ, चाहे वो पारा चनार की पहाड़ियों से मुझसे राब्ते में हो, या वो किसी मीरपुर खास से हो, पेशावर से हो, कहीं से भी हो, मेरा पेशेंट जब तक साइन आउट नहीं होता, जब तक उसको मैं ये ना समझा दूँ कि उसे क्या हो रहा है और उसने करना क्या है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। आमतौर पर देखे गए डॉक्टर्स जो हैं, लोगों की जो आम शिकायतें मरीज़ों की, वो एक तो सही तरह बात नहीं करते हैं। एक नॉर्मल बात करके वो मरीज़ को कहते हैं चलें जी बस ये दवाई खा लें, ठीक है। तो ये आपने बात बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मैंने ज़िंदगी गुजारी, तो वो एक मसीहा की जो टर्म है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है उसके लिए। तो वो तसल्ली के 2 बोल अगर देगा, तो अगर वो सही भी नहीं होगा तो वो मरीज़ जो है ना वैसे भी मुतमईन हो जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ होती है ट्रीटमेंट और एक चीज़ होती है केयर। ठीक। ट्रीटमेंट तो हमारा जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जब हम MBBS करके बाहर निकलते हैं तो हमें इतनी तो समझ आ ही जाती है कि शुगर के पेशेंट को क्या दवा देनी है या कौन सी। तो 3-4 दवाइयाँ लिख देना जो है वो एक इलाज नहीं होता। डायबिटीज़ के पेशेंट, जैसे शुरू में आपने जिक्र किया था कि डायबिटीज़ जो है ना वो एक बीमारी नहीं रही है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करूं।
और इसी केयर को प्रोवाइड करने के लिए जिस इदारे को मैंने इस्टेब्लिश किया, 4 साल से मैं उस इदारे की को लेके चल रही हूँ, उसका नाम है डायबिटीज़ टेली केयर। मैं यहाँ बैठ के 4 दवाइयाँ लिखने पे इक्तफ़ा करती ही नहीं हूँ, लिखती हूँ, लेकिन इक्तफ़ा नहीं करती कि सिर्फ़ दवाइयाँ लिख देने से मेरा मरीज़ नहीं ठीक होगा, तो हम केयर देते हैं। तो एक चीज़ है ट्रीटमेंट और एक चीज़ है केयर। केयर। तो केयर बड़ी ज़रूरी है। जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके ज़हन में कितने सवाल आ रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि कितने ही सवालों के जवाबात का हल मिला होगा। तो ऐसे कितने ही पेशेंट हैं जो शायद अभी रेडियो नहीं सुन रहे, इनके ज़हनों में कितने जी। सवाल हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पेशेंट को सुबह से रात तक का जो है वो स्केड्यूल ना सिर्फ बना के दें, बल्कि उनके अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको सेट भी करके दें, उसको रहनुमाई भी करें। और एक और बात भी अगर आपको वक्त इजाज़त नहीं दे है, तो मैं नहीं है, बताऊँ बात करें, कि बात करें। केयर करने का तरीका ये नहीं है, मैं फिर भी ये नहीं कहती कि मैं 60 मिनट एक पेशेंट को अपने पास बिठा के वो सारी बातें नहीं बता सकती, जो शायद उसको आने वाली ज़िंदगी में काम आए। तो एक चीज़ होती है रूटीन कंटिन्यूअस केयर। तो डायबिटीज़ टेलीकेयर बेसिकली इसी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको अपने साथ जोड़े रखता है। अगर आपने मुझसे दवा ले भी ली और आपको मज़ा नहीं आई, दवा लेने के बाद तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, पेट पे भारी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हुँ। तो हम फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। आपको एक क्लिक पर आपके साथ कनेक्ट होते हैं। जब तक मैं एक ही स्लोगन देती हूँ कि आपकी शुगर हमारी ज़िम्मेदारी। ये बड़ा अच्छा स्लोगन है कि आपकी शुगर हमारी ज़िम्मेदारी। अच्छा चलें, एक मैसेज और ले लेता हूँ, फिर एक सवाल रह जाएगा। वो जाम खान लगारी से हमारे साथ हैं, अली रज़ा लगारी, कह रहे हैं शो बड़ा अच्छा आ रहा है और अब अच्छी मालूमात मिल रही है। इनके साथ हैं अज़हर लगारी, आज़म लगारी, आकिब लगारी, इमाम बशकोकर, और ये जो में मतलब रहते हैं तो ये सुन रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जो इंटरनेट पे जो चीज़ करती हैं, उसका क्या एड्रेस है? अगर कोई आपसे मतलब इलाज कराना चाहे तो ये थोड़ा-सा बता दें। ताकि जो नहीं सुन पा रहे हैं उनको वो आपको बिल्कुल। वहाँ जो लिंक हो जाए, कोई ऐसा हाँ, एड्रेस है क्या? बिल्कुल। डायबिटीज़ टेलीकेयर बेसिकली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। टेलीमेडिसिन का मतलब है कि आप घर बैठे, चाहे आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी गांव में, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो डायबिटीज़ टेलीकेयर की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से इजीली अवेलेबल है, वो जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप अपना सारा डाटा जो कि शुगर के पेशेंट को रोज़मर्रा की बुनियाद पे अपना डालना होता है, और वहीं से आप मुझ तक जुड़ सकते हैं कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ऑनलाइन जो है वो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको ना सिर्फ मुझसे जोड़ा जाता है, बल्कि डायबिटीज़ के हवाले से जितने भी इश्यूज़ होते हैं, हमारी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स मौजूद है जो कि घर बैठे आपको ये सहूलत प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मेरे वो तमाम लिसनर्स जो कि हैदराबाद में मौजूद हैं, तो तमाम लोगों के लिए खुशी की खबर है कि मैंने अपना क्लिनिक हैदराबाद में भी ओपन कर लिया है। डायबिटीज़ टेलीकेयर सदर में मौजूद है, और आप रब्ता कर सकते हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखें डायबिटीज़ टेलीकेयर हैदराबाद, आपको एड्रेस मिल जाएगा। और मेरे वो तमाम लिसनर्स जो कराची से मुझे सुन रहे हैं, तो मैं कराची में भी एवरी वीक अवेलेबल होती हूँ फेस टू फेस कंसल्टेशन के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए। देखिए हमारा स्लोगन यही है कि हम एजुकेशन, केयर एंड प्रिवेंशन पे काम करते हैं। शुगर के मरीजों की जब तक शुगर ख़त्म नहीं होती, हम उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इसमें अब जैसे अब रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो थोड़े से बूढ़े होते हैं, तो उनके लिए रोज़ा की क्या वो है? देखिए इस्लाम में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जब भी रोज़े से पहले हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, तो हम उसको 3 जोन में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेड जोन, यानी कि उसके लिए उसमें फिर हमारे डिफरेंट फैक्टर्स देखने होते हैं। हमें एज देखनी होती है, HbA1c हमें देखना होता है, मेंटल हेल्थ देखनी होती है कि क्या वो इस काबिल है कि वो पहचान पाएगा कि मेरी शुगर रोज़े के दौरान बढ़ रही है या मेरी शुगर कम हो रही है, मुझे एहसास होगा इस चीज़ का या नहीं। फिर डिपेंड करता है कि दवाइयाँ कौन सी ली जा रही है। कुछ लोग 4-4 दफ़ा इंसुलिन पर होते हैं, तो हम कैटेगरी बना देते हैं। या तो हम रेड जोन में शिफ्ट करते हैं तो उनको मना करते हैं, और इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि जो रोज़ा नहीं रख सकता या रोज़ा ज़िंदगी पे भारी है, तो फिर उनके लिए रोज़ा अलाउ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सेफ जोन में है, बिल्कुल ग्रीन जोन में है, वो रोज़ा भी रखते हैं, शुगर भी अपनी चेक कर रहे होते हैं, और हिदायत के मुताबिक खा पी रहे होते हैं। एक वो होते हैं जो रोज़ा रखना चाह रहे होते हैं, या हम भी चाहते हैं कि वो रोज़ा रख लें कुछ मेडिसिन अप एंड डाउन करके, तो वो येलो जोन में होते हैं। वो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बताती चलूँ कि डायबिटीज़ टेलीकेयर ने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि रोज़ा रखें हमारे साथ। तो हमारे साथ रखें का मतलब ये है कि 30 डेज तक हमारी टीम उनके साथ कनेक्टेड रहती है। और अगर आपको रोज़े के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो डायबिटीज़ टेलीकेयर आपका मसले का हल, अगर तो वो एमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। किसी भी सूरत में अगर आपको कोई इमरजेंसी है, तो फिर आपके लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि आप रश टू द हॉस्पिटल।
जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। आम तौर पर बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया, ज़ईफ़ लोग हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि रोज़ा जो है वो उसको एसेंशियल समझते हैं, रखना चाहते हैं। तो आपने उनको हल बता दिया है। तो इसमें अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए रोज़ा रखने वालों को, तो उनको मतलब रोज़ा तोड़ना चाहिए या फिर कोई ऐसी दवाई ले लेनी चाहिए? इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ज़्यादा कोई तबीयत ख़राब हो सकती है इसमें, तो उनको थोड़ा-सा कोई मशवरा दे दें कि वो कोई अपने जो दवाइयाँ उनके पास है वो इस्तेमाल कर लें, या फिर कुछ रोज़े छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और इसका मैं सिर्फ़ एक लाइन में जवाब दूँगी कि हर रोज़ा रखने वाले को जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको दोपहर के टाइम पे अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए, अच्छा। ज़ोहर की नमाज़ के बाद। इस टाइम पे चेक कर लेनी चाहिए या फिर अगर किसी भी टाइम पे कोई अलामत महसूस हो रही है। अगर आपकी शुगर 70 से नीचे जा रही है या 300 तक टच कर रही है, आपने रोज़ा फ़ौरी इफ्तार कर लेना है और अपने डॉक्टर से या तो कनेक्ट हो जाएँ, अगर शुगर कम है तो फ़ौरन से कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे शुगर बढ़ जाती है। अमूमी तौर पे 1 ग्लास दूध, 1 ग्लास जूस या फिर 2 खजूरें या 1 चम्मच चीनी का पानी में घोल के पी लें। इनमें से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर लें। और अगर शुगर बढ़ी भी है, 300 के करीब जा रही है, रोज़ा इफ्तार करें, पानी का इस्तेमाल खूब करें, खूब पैदल चलें तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें और जो हिदायत के मुताबिक अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो फ़ौरन इंसुलिन लें। दवा जो दोपहर की स्किप हुई थी उसको दवा को ले लें और कैरी ऑन। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये असल में क्या है कि मुसलसल इसका इलाज होता है, मुसलसल मशवरा होता है। तो अब टाइम चूँकि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, आखिरी में कोई एक टिप बता दें, कोई मैसेज दे दें। मेरा एक ही मशवरा और एक ही पैगाम हमेशा होता है कि अपनी ज़्यादतीस को समझें, मुफ्त मशवरों पर अमल ना करें और प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके, रुजू करके उसकी हिदायत के मुताबिक अपनी शुगर के साथ ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सानिया बशीर हमारे साथ थी, माहिर ज़ियादतीस की, और बहुत अच्छी मतलब इन्होंने गुफ्तगू की, मरीज़ों को बहुत अच्छा बताया कि डायबिटीज़ को लेके चलना कैसे, क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है। और एक आपको पता है कि जब हम ज़िंदगी बचाते हैं तो पूरी इंसानियत को हम बचा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी नवाज़िश, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और इंशाल्लाह फिर आपको हम ज़रूर बुलाएँगे किसी प्रोग्राम में, क्योंकि आमतौर पर हम प्रोग्राम ऐसे करते रहते हैं जिसमें लोगों की अवेयरनेस हो, लोगों को मालूमात हो कि उनको कोई नुकसान ना हो, चाहे सेहत के हवाले से हो या किसी हवाले से हो। चलिए जी, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं था आपके साथ मुजाहिद। इंशाल्लाह कल हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। सुनते रहिए एफ़एम 101 हैदराबाद। और ये सिर्फ़ आखिरी में मैं ये कहूँगा कि अपनी सेहत का इस वजह से आपको ख़्याल रखना है कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो कैसे जो है वो दूसरों का ख़्याल रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।